नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। मित्रों, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण अथवा समाज सुधार आंदोलन की सीमाएं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ इंडियन रेनेसां इन मॉडर्न पीरियड। तो आइए इसके ऊपर चर्चा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, 19वीं शताब्दी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण शताब्दी थी और 19वीं शताब्दी में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए भारतवर्ष में। तो 19वीं शताब्दी में हुए सुधार आंदोलनों के स्वरूप व प्रभावों का परीक्षण करने पर इसकी सीमाएं स्पष्ट होती हैं। एक्सक्यूज मी। इसके बारे में इतिहासकारों में काफी मतभेद है और सुधारों के संबंध में अभी कुछ वर्षों पहले तक हुए शोध कार्यों ने सुधारों में तथाकथित पश्चिमी तत्वों के तथा इसके प्रभाव के पक्षधर सुधारकों के महत्व को कम किया है और सुधारों को औपनिवेशिक तथा आम आदमी के संदर्भ में देखने का प्रयास किया है। तो ऐसे अध्ययन से सुधारों के आधारभूत दोष सामने आए हैं, जिससे उनकी प्रगतिशीलता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है तथा जो तथाकथित पुनर्जागरण या समाज सुधार आंदोलन थे उनका महत्व कम हो गया है, उनका महत्व सीमित हो गया है, उसकी सीमाएं बहुत ही स्पष्ट हो गई। तो सभी समाज सुधारक जनसंख्या के एक अत्यंत छोटे भाग की आवश्यकताओं को ही प्रभावित कर सके, जिसमें शहरी मध्यवर्गीय एवं उच्च मध्यवर्गीय ही सम्मिलित थे। ग्रामीण जीवन पे इनका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। कोई भी जनसाधारण जैसे किसान और शहर के गरीब तबकों तक ये नहीं पहुंच सके। समाज सुधारकों ने कभी भी सार्वजनिक आम राय को प्राप्त करने अथवा लोगों का विश्वास जीतने का प्रयास नहीं किया एवं आम लोगों को युगों पुरानी सामाजिक बुराइयों से अवगत नहीं कराया। बल्कि उन्होंने कहा कि उनके सुधार प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुरूप ही हैं। यहाँ तक कि राजा राम मोहन राय ने भी समाज सुधार की शिक्षा धर्म ग्रंथों के आधार पर दी थी, तर्क के आधार पर नहीं। तर्क एवं उपयोगिता के आधार पर समाज सुधारक उस समय अपनी बात इसलिए नहीं कर सके कि उसके लिए उपयुक्त वातावरण नहीं था, इसके लिए विज्ञान एवं औद्योगिकरण के विकास की आवश्यकता थी, क्योंकि ऐसे ही वातावरण में बौद्धिक विचार फलते फूलते हैं। यह विचार हमें दोषपूर्ण लगता है जब हम पूर्व औद्योगिक यूरोप में हुए सुधारों के विषय में विचार करते हैं। कुछ लोगों ने इन आंदोलनों को सामूहिक रूप से भारतीय पुनर्जागरण के नाम से पुकारा है। उनके अनुसार इन आंदोलनों में बुद्धिवाद, विज्ञान, मानवतावाद जैसे कई ऐसे तत्व विद्यमान थे जो यूरोपीय पुनर्जागरण में भी मौजूद थे, परंतु वास्तव में इन आंदोलनों का दृष्टिकोण क्षद्म वैज्ञानिकता पर आधारित था और मानववाद का व्यवहारिक पक्ष बहुत ही संकीर्ण था। इसमें यूरोपीय रेनेसां या पुनर्जागरण के कई तत्वों का पूर्णतः अभाव था। अब जैसे यूरोपीय रेनेसां से बहुत सारी चीजें संबंधित थी, भौगोलिक खोजें, वैज्ञानिक आविष्कार और कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी यूरोपीय रेनेसां में। तो यूरोपीय पुनर्जागरण की बहुत सारी महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी जो कि भारतीय पुनर्जागरण में अनुपस्थित थी। तो भी सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में इन आंदोलनों को नवजागरण मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। निस्संदेह यूरोपीय पुनर्जागरण की ही तरह भारतीय पुनर्जागरण को मध्य युग की समाप्ति एवं आधुनिक युग के आगमन के संकेत के रूप में माना जा सकता है। मित्रों, अतीत की ओर देखने की प्रवृत्ति समय के साथ सुधार आंदोलन के सकारात्मक शिक्षा के विरुद्ध चली गई। सभी सुधारक अतीत, वेद या कुरान से प्रेरणा ले रहे थे। यह प्रकृति अवैज्ञानिक, इसको अवैज्ञानिक पढ़ें, अवैज्ञानिक तो थी ही, अनैतिहासिक भी थी। और पुनर्जागरण के प्रायः सभी हिंदू आंदोलन वैदिक जीवन को आदर्श मानते थे, विशेष करके आर्य समाज। और आर्य समाज का नारा ही था वेदों की ओर लौटो। तो वेदों को आदर्श मानने का तात्पर्य था वेदोत्तर
3000 वर्षों की भारतीय सभ्यता की उपलब्धियों को नकार देना, जिसमें मध्यकाल की उपलब्धियां भी शामिल थीं। इसका मतलब था कि कुछ खास वर्ग और कुछ खास धर्म के लोगों की उपलब्धियों को नकार दिया गया, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। तो फिलहाल विभिन्न धर्म वाले देश में धर्म की प्रत्येक व्याख्या में एक विभाजक प्रभाव व्याप्त रहता है। अतीत में स्वर्ण युग ढूंढने के आग्रह से मिथ्याभिमान एवं आत्मतुष्ट की भावना को बल मिला, जो कि आधुनिक विज्ञान को स्वीकार करने में बाधक सिद्ध हुआ, तथा इसने वर्तमान को सुधारने के प्रयत्न में रोड़े अटकाने का काम किया। तो अतः अतीत के इस गौरव गान में न तो यह वर्ग शरीक हुआ, न ही इससे उसे किसी आत्मगौरव की अनुभूति हुई। धीरे धीरे उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के हिंदुओं के बीच भेदभाव बढ़ता गया। चूंकि इस अतीत में मध्य युग की उपलब्धियां सम्मिलित नहीं थी, अतः अतीत के इस गौरव गान में देश के मुसलमान भी कम संख्या में शामिल हुए। मुसलमानों में सुधार आंदोलनों का आदर्श कुरान था और गैर मुसलमान भारतीयों को प्रेरणा नहीं दे सकता था। तो इस तरह आंदोलनों की धर्म पर निर्भरता ने इनमें संकीर्णता एवं कट्टरता ला दी, तथा जो आगे चलकर के सांप्रदायिकता का कारण बनी। अब जैसे प्रोफेसर के.एन. पनिक्कड़ लिखते हैं कि धार्मिक विश्वजनीनता पीछे हटने की प्रक्रिया से गुजरी। तो सुधार आंदोलन के आंतरिक दौर में धार्मिक विचारों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य था एक ईश्वरवाद और ईश्वरत्व की एकता पर आधारित एक विश्व दृष्टिकोण। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह धार्मिक परिप्रेक्ष्य विश्वजनीनता से बदलकर विशिष्ट पर केंद्रित हो गया। तो इस परिवर्तन की पहली अभिव्यक्ति हमें बंकिम चंद्र में देखने को मिलती है, जिनके अनुसार हिंदू धर्म के महान सिद्धांत सभी युगों और समूची मानवता के लिए हितकर है। अब स्वामी दयानंद, जिनका अभी हमने उल्लेख किया, वेदों की ओर लौटने की बात उन्होंने कही थी, तो उनके अनुसार केवल वेद ही ईश्वरीय उद्घाटन और मानवता के सभी ज्ञान, विज्ञान और धर्म के स्रोत हैं। वैदिक निर्देशों पर आधारित हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसे समूचे विश्व पर लागू किया जा सकता। इसी प्रकार से ब्रह्म समाज में अक्षय कुमार के बौद्धिक तर्कों के प्रभाव स्वरूप राम मोहन राय द्वारा प्रवर्तित वेदों की भ्रमातीतत्व की अवधारणा का विरोध हुआ और उसका परित्याग कर दिया गया। तो मित्रों, अतीत में स्वर्ण युग ढूंढने के आग्रह से मिथ्याभिमान और आत्मतुष्टि की भावना को बल मिला, जो कि आधुनिक विज्ञान को स्वीकार करने में बाधक सिद्ध हुआ, तथा इसने वर्तमान को सुधारने के प्रयत्नों में कुछ हद तक बाधा डाली, रोड़े अटकाए कह सकते हैं। तो सुधारकों ने सांस्कृतिक परंपरा के केवल दार्शनिक एवं धार्मिक पक्षों को ही लिया और उसकी एकांगी व्याख्या की। तो यह बातें सभी लोगों की समान परंपरा नहीं थी। और दूसरी ओर कला, वास्तुकला, साहित्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसमें सभी वर्गों के लोग समान रूप से भाग लेते हैं, उसको संतोषजनक ढंग से व्याख्यायित नहीं किया जा सकता। तो अतीत कुछ लोगों की ही पैतृक धरोहर बन गया। इसके अलावा अतीत की प्रवृत्ति भी पक्षगत आधार पर अलग अलग भागों में बंटने लगी। मुस्लिम मध्य वर्गों में अनेक लोग अपनी परंपराओं या आत्मगौरव के क्षणों के लिए पश्चिम एशिया के इतिहास की ओर देखने लगे। मित्रों, तो ये बातें जो है वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी एवं छोटी जाति के हिंदू जो कि सुधार आंदोलनों से प्रभावित थे, अपने आप को एक अलग वर्ग का समझने लगे। दूसरी ओर हिंदू और मुसलमान सामान्य जन जो कि परंपरागत रास्ते पर ही चल रहे थे, सुधार आंदोलन से अछूते ही रहे। वे अब भी अपने भिन्न भिन्न धार्मिक क्रियाओं का पालन करते हुए मिलजुल कर रहे थे। कुछ हद तक एक मिश्रित संस्कृति के विकास की प्रक्रिया जो कि सदियों से चली आ रही थी, उसमें गतिरोध उत्पन्न हुआ और सुधारकों ने सामान्य जन तक पहुंचने के लिए भारतीय भाषाओं को चुना। मित्रों, और उन्होंने उपन्यास,
नाटक, कविता, कहानी, समाचार पत्र और 1930 के बाद फिल्मों के माध्यम से भी अपने विचारों को प्रसार किया। इसका एक अच्छा परिणाम यह हुआ कि क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन मिला, उनका विकास हुआ, उनमें साहित्य रचा गया। किंतु सिक्के का दूसरा पहलू प्रांतवाद, क्षेत्रवाद एवं संकीर्णता के उदय के रूप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। कुछ प्रारंभिक ब्रिटिश सुधारकों ने ब्रिटिश सरकार की मदद से ऊपर से सुधारों को लागू करने का प्रयास किया और बिना उचित वातावरण की सृष्टि के इसका भारतीय जनता के मस्तिष्क पर कुछ बुरा प्रभाव भी पड़ा। सुधारकों ने आध्यात्मिक महत्व पर बहुत जोर दिया। बाद के दिनों में भौतिकवाद का त्याग करने को प्रमुखता दी गई। तो इस प्रकार यह आंदोलन मानव जीवन के आध्यात्मिक एवं भौतिक प्रतिमानों का सामंजस्य स्थापित करने में असफल रहे। 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार के उत्साह का निर्णय मात्र उन परिणामों के आधार पर नहीं किया जा सका जो कि इसने उत्पन्न किए। जिस उत्साह के साथ समाज के प्रगतिशील तबके के लोगों ने विभिन्न समस्याओं को उठाया था और उसके खिलाफ संग्राम छेड़ा था, वह निश्चय ही प्रशंसनीय है। यह कितना कठिन कार्य था इसे हम इसी से समझ सकते हैं कि स्त्री शिक्षा के अग्रदूतों की दशा बड़ी दयनीय थी। मित्रों, सती प्रथा बंद होने का विरोध पढ़े लिखे एवं प्रतिष्ठित लोगों ने भी किया। इन दो उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि सुधारकों को अपने संघर्ष को बढ़ाने के लिए रूढ़वादियों का किस कदर मुकाबला करना पड़ा। तो रूढ़िवादी लोगों को, जो कि संख्या में अधिक थे, लोगों का अधिक समर्थन प्राप्त था, साथ ही देश के भौतिक संसाधनों पर भी उनका अधिकार था। मित्रों, तो इस दृष्टि से पुनर्जागरण में व्याप्त पश्चिमी प्रभावों ने भारत के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को बहुत हद तक अवरुद्ध कर दिया। और देखिए, उदारवादी सुधारों की आम लोगों से बहुत कम ही संबंध था सुधारकों का। और जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि वास्तव में सती प्रथा, बाल हत्या इत्यादि जो है, ब्रह्म की उपासना वगैरह जो है, वो बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, बल्कि जो समस्या थी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण और गरीबी थी, जो असली समस्या थी। तो इन आधारभूत प्रश्नों पर सुधारकों का ध्यान नाम मात्र को ही गया। तो सुधारकों के प्रयासों से भले ही कुछ मौलिक परिवर्तनों का प्रारंभ हुआ हो, पर इससे देश का आधुनिकीकरण नहीं हुआ। जिसे देश का आधुनिकीकरण माना गया वह पश्चिमीकरण से अधिक कुछ भी नहीं था। इन आंदोलनों के फलस्वरूप अंग्रेजी शिक्षा व पश्चिमी विचारों का प्रसार प्रारंभ हुआ। आधुनिकता के मुख्य आधार मानव विवेक, ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा मानवतावाद आदि होते हैं, परंतु ये सभी तत्व किसी समाज को तभी आधुनिक बना सकते हैं जब इनका उस समाज के संदर्भ में स्वाभाविक रूप से विकास हो और उपयोग हो। पुनर्जागरण में व्याप्त पश्चिमी प्रभाव ने भारत के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को काफी हद तक अवरुद्ध कर दिया। तो अपने आधुनिक मुखौटे के बावजूद यह आंदोलन छद्म वैज्ञानिकता का पोषक और बहुत हद तक रूढ़िवादी था। तो रूढ़िवादिता इसकी एक बहुत बड़ी कमी थी, आप सीमा कह सकते हैं। पुनर्जागरण काल का कोई भी आंदोलन धर्म से ऊपर नहीं उठ सका। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन आदि का समग्र चिंतन हिंदू धर्म पर आधारित था और अलीगढ़ आंदोलन इस्लाम पर। तो इसके कई घातक परिणाम हुए। इनमें से कोई भी आंदोलन समस्त भारतीय जनजीवन को अपना कार्यक्षेत्र नहीं बना पाया। सभी आंदोलनों के मसले अलग अलग थे। बाल हत्या या विधवा विवाह हिंदू समाज के दोष थे, जिनसे मुसलमानों का कोई वास्ता नहीं था। वैसे ही कुरान की व्याख्या चाहे कितने भी आधुनिक तरीके से क्यों न हो, उससे बहुसंख्यक हिंदुओं का कोई वास्ता नहीं था। तो कोई भी आंदोलन धर्म से पूर्णतः संबंध विच्छेद नहीं करना चाहता था। यही कारण है कि इन आंदोलनों में प्रायः आंतरिक द्वंद्व और अंतर्विरोध भी व्याप्त था। और सभी सुधारक
अपने अपने धर्म की परंपरागत मान्यताओं और रूढ़ियों से पूर्णतः मुक्त नहीं थे। बाल विवाह, विधवा विवाह के संबंध में हिंदू सुधारकों में मतभेद था। केशव चंद्र और उनके समर्थक विवाह बाल विवाह के विरोधी थे, लेकिन स्वयं केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह पूरे वैदिक कर्मकांड के साथ कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया था। तो इस तरह के अंतर्द्वंद से राम मोहन राय भी मुक्त नहीं थे। उनके पास 2 मकान थे, एक में राम मोहन को छोड़कर सब कुछ विदेशी था और दूसरे में राम मोहन को छोड़कर सब कुछ स्वदेशी था। तो ऐसे ही सैयद अहमद खां जो थे वो पश्चिम के आधुनिक विचारों से प्रभावित थे, किंतु पर्दा जैसे कई मुद्दों पर उनके दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं थे। बुर्का वगैरह का विरोध उन्होंने नहीं किया। तो सैयद अहमद और इकबाल दोनों के प्रारंभिक राष्ट्रवादी विचारों तथा बाद के पृथकतावादी विचारों में भी अंतर विरोध और धार्मिक कट्टरता परिलक्षित होती है। तो मित्रों, इन आंदोलनों का एक बड़ा दोष यह भी था कि उनमें से प्रायः सभी जो है अतीत से प्रेरणा तो लेते ही थे, और लेकिन इन सब के ऊपर विचार करने के बाद एक चीज हम पाते हैं कि यद्यपि इन्होंने अतीत में स्वर्ण युग ढूंढने का प्रयास किया और इसके परिणाम स्वरूप मिथ्याभिमान और आत्मतुष्ट की भावना को बल मिला, फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं था कि इन आंदोलनों ने भारतीय जनता को जागृत नहीं किया, और उन्होंने जो है भारतीय जनता को जागृत करने में इन सारी सीमाओं के बावजूद भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, और जिसके फलस्वरूप भारत में एक नई क्रांति का जन्म हुआ। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि 19वीं 20वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भी जो सुधार आंदोलन हुए, तो उन आंदोलनों की जो उपलब्धियां थी उनको कम करके आंकना ठीक नहीं होगा, इन सीमाओं के बावजूद भी। तो धीरे धीरे भारतीय समाज में परिवर्तन आना शुरू हुआ इन सारी सीमाओं के बाद भी। तो उम्मीद है मित्रों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार अवश्य व्यक्त करें कमेंट बॉक्स में, और भी किसी विषय पे वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए, मैं उसको आपको बना के दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार।